हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज आपको स्क्रीन देख के समझ में आ चुका होगा कि आज हम तारों के शहर में जाने वाले हैं। जी हाँ, चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। ना 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 ना, वो वाला नहीं, मूवी वाला। आज हम इसके पीछे वाली एक स्टोरी जानेंगे कि भाई तारों के शहर में क्या क्या होता है, इन तारों के शहर में कौन कौन रहता है, कैसे अपनी प्रोसेस करता है। तो आज हम जानने वाले हैं इन सभी के बारे में, जिससे हमने बहुत सारी स्टोरीज में सुना है, नाइट व्यूज में देखा है। तो चलो आज जानते हैं कि इनका जो प्लेस है वो कैसा है, इसके बारे में सारी डिटेल्स। तो आप रेडी है? तो ना आज हम उन तारों के शहर में जाएंगे जिन तारों के शहर के बारे में हमें मूवीज में नहीं बताया गया है, मतलब बिहाइंड द सीन। ठीक है, वहां पर जाने वाले हैं। अब बात कर ली हम किस चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो आपको कुछ बुक्स में मिलेगा वंडर्स इन द स्काई। जी हाँ, क्योंकि हम स्काई के वंडर्स ही तो देखने वाले हैं। क्योंकि कितना सुंदर होता है ना, वहां पे तो वो वंडर हो रहा है और वो हमें कितनी अच्छी चीज दिखाई दे रही है। हमें सुकून मिलता है चंद्रमा की उस शीतलता को देख करके, तारों के टिमटिमाते हुए स्वरूप को देख करके मिलता है ना। तो आज हम उनके इन सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और कुछ बुक्स को में आपको ये जो चैप्टर है वो द अर्थ इन द सोलर मिलेगा। ओके, तो चलो हम बढ़ते हैं आगे। आपने जब शाम होती है तब आपने बहुत सारे तारों को धीरे धीरे शुरुआत में देखा होगा, मतलब जैसे ही शाम होती है सूरज चला जाता है और जैसे ही सूरज की रोशनी हटती है तो हमें एक रात वाला व्यू दिखता है, क्योंकि रात हो जाती है। उस टाइम सूरज का जो मतलब रोशनी है वो हट जाती है। और जैसे ही सूरज अपनी रोशनी लेकर के जाता है तब हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। उसमें क्या, हमें पहले एक स्टार दिखाई देता है और जैसे ही हम एक स्टार देखते हैं उसके बाद में हमें बहुत सारे स्टार दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। राइट, मतलब कोई बहुत ज्यादा टिमटिमाता है, कोई कम टिमटिमाता है, हमें चंद्रमा दिखाई देता है। तो एक बात क्लियर हो गई कि हमारा जो स्काई है वहां पे हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। एक सेकंड में थोड़ा डन। ठीक है, वहां पे हमने सन देखा, सन तो हमने दिन में देख लिया। देन हमें मून भी दिखाई देता है जैसे ही रात होती है, और उसके अलावा कुछ स्टार्स दिखाई देते हैं। तो क्या स्काई में इतनी ही चीजें हैं? क्या इतनी ही चीजों से उनकी फैमिली बन चुकी है? बिल्कुल नहीं। इनके अलावा भी हमारे यूनिवर्स में या हमारी जो एटमॉस्फेयर है वहां पर हमें बहुत सारे, एटमॉस्फेयर वर्ड गलत है यहाँ पे, क्योंकि एटमॉस्फेयर हम सिर्फ अर्थ में यूज करेंगे, क्लियर। तो इन सब के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो शाइन करते हैं रात में। राइट, द सन, द मून, ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी और हेवनली बॉडी। ठीक है, ये सारी जो बॉडीज होती है ये शाइन करती है। ठीक है, जितनी भी चीजें हमारे मतलब यूनिवर्स में हैं तो वो कहीं ना कहीं शाइन करती है, दिखाई देती है। तो हम इसे सेलेस्टियल बॉडी या हेवनली बॉडीज कहते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती है जिनके पास वो मतलब अपनी खुद की हीट होती है, खुद का लाइट होता है, और वो बहुत बड़ी भी होती है, बहुत ज्यादा गर्म भी होती है, क्योंकि इतने सारे खगोलीय पिंड है, सारे हेवनली बॉडीज है। तो इनके पास अपने आप का मतलब ये किसी और से नहीं ले रहे हैं, ये खुद अपनी हीट प्रोड्यूस करते हैं। इनके पास मतलब खुद का लाइट होता है, खुद से ये लाइट शाइन करते हैं। ठीक है, तो इन सभी ये वाली जो चीजें होती है इनके पास में बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, और इन सभी को हम कहते हैं स्टार। हो गया क्लियर कि रात में जो हम तारे टिमटिमाते हुए देखते हैं उनके पास अपनी खुद का लाइट है, खुद का मतलब एक हीट है, एक क्या कहना चाहिए, बिग है। तो मतलब देखो, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। ठीक है, दी सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। राइट, अब आपको एक सस्पेंस वाली चीज बताती हूँ कि जो सन है ना वो भी स्टार है। आपको पता है सन स्टार है। अब आपके माइंड में सबसे पहले एक क्वेश्चन उठ के आएगा कि मैम जब सन स्टार है तो ये नाइट में क्यों नहीं आता? ठीक है, इसे तो नाइट में आना चाहिए, और जो स्टार्स है वो हमें नाइट में हुए दिखाई देते हैं, लेकिन सन तो इतना बड़ा है। तो ये डाउट मैं आपका क्लियर कर दूं कि हमने अभी अभी जस्ट एक लाइन पढ़ी है कि दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। ठीक है, दे आर बिग और हॉट। राइट, तो सन जो है इन सभी स्टार से बहुत बड़ा है। ये बहुत बड़ी मात्रा में अपने आप में हीट, लाइट और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और जब इतनी बड़ी मात्रा में मतलब ये
लगता है तो क्या होता है कि जब इसका लाइट क्रिएट होता है तो इन सब की रोशनी कम है, इनका लाइट कम होता है, तो इन सब की रोशनी जो है वो छिप जाती है इसकी रोशनी में। ठीक है, और हमें तो पता है ना कि हमारी जो अर्थ है वो एक रोटेट करती है, और जब वो रोटेशन में जाती है तो जैसे ही वो सूरज के कांटेक्ट में आती है तो वहां पर दिन हो जाता है, और जैसे ही इससे छिपती है तो वहां पर रात हो जाती है। मतलब जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं जा रही है वहां पे रात हो जाएंगी, जहाँ पे जा रही है वो दिन हो गया। तो जहाँ पे जैसे ही रात आने लगती है तो क्या होता है, सन का जो इफेक्ट है वो तो कम हो गया है, वो तो हीट आई नहीं, मतलब उसका लाइट तो आ नहीं रहा है। तो क्या होता है, जो स्टार्स है, अब स्टार का लाइट यहाँ पे हमें शो होने लगता है और हम उसे टिमटिमाते हुए देखते हैं, क्योंकि स्टार्स जो है वो मतलब इनकी अपेक्षा बहुत कम लाइट प्रोड्यूस करते हैं, तो इसीलिए ये हमें थोड़े टिमटिमाते हुए दिखते हैं। और जो सन है वो इतना ज्यादा लाइट करता है कि वो हमें टिमटिमाते हुए नहीं, बस हमें रोशनी बिखेरते हुए दिखाई देता है। सो आई होप आपका ये वाला डाउट यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। अब हम स्टार्स की दुनिया में थोड़े और आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा रात में बहुत ज्यादा तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, बहुत ज्यादा। और हम लोग जैसे दिन में क्या बादल आते हैं, है ना, दिन में जब क्लाउड्स होते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, बहुत सारी आकृतियां बना लेते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स डिजाइन कर लेते हैं। करेक्ट, और मैं तो बहुत सारे करती हूँ। मैं तो हाथी, घोड़े, गधे, कुछ भी, इंसान, भगवान, हनुमान जी तक मैंने क्रिएट कर लिया अपनी इमेजिनेशन से बादल में। ठीक है, मतलब जो बादल उड़ते हैं ना, तो उस डिजाइन से हम ये सारी चीजों को क्रिएट कर लेते हैं। तो सिमिलरली जो स्काई है वहां पे भी बहुत सारे तारे हैं, कुछ हमें बहुत ज्यादा शाइन करते दिखाई देते हैं, कुछ कम, क्योंकि ये डिपेंड करता है से इनकी डिस्टेंस कितनी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कितना ज्यादा उसका लाइट हम पे पड़ रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब बहुत सारे ऐसे तारे हैं, स्टार्स हैं, जो ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, मतलब ग्रुप में नहीं रहते हैं, लेकिन वो उस तरीके से होते हैं कि हम उसका कोई ना कोई पैटर्न जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे पैटर्न हम क्रिएट करते हैं, जिस तरीके से हम बादलों के पैटर्न क्रिएट करते हैं वैसे ही हम स्टार्स के भी पैटर्न क्रिएट करते हैं। अब इन पैटर्न्स को क्या कहेंगे, कॉन्स्टलेशंस। ठीक है, मतलब जो एक पूरा तारों का एक समूह है, ये ग्रुप ऑफ स्टार्स है, तो हम इसे कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। और एक वेरी फेमस वाला मैं अब आपको बताऊं तो हम आपको याद होगा कि हमारे बड़े वाले जो लोग कहते हैं, बड़े लोग, तो वो एक कहते हैं किसे, सप्तऋषि को। ठीक है, सप्तऋषि जो एक 7 तारों का एक ग्रुप होता है, 7 स्टार्स का एक ग्रुप होता है। मतलब 7, देखो ये जो मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिखाए हैं कि 7 स्टार्स है और इन्हें एक पैटर्न में कर दिया तो एक क्वेश्चन मार्क टाइप का एक पैटर्न बन जाता है। अर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच most easily recognizable constellation इज द सप्तऋषि। हम इसे सप्तऋषि कहते हैं और ये वाला हमें दिखाई पड़ता है एक्चुअली में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हम देख नहीं पाते हैं, राइट, जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा है जिसको हम देख पाते हैं। क्लियर, और यहाँ पर वही वाला फिगर जो है आपको दिखाया गया है। अब तारों की दुनिया में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद में हमारे पास में कुछ और आता है। एक नॉर्थ स्टार होता है। ठीक है, नॉर्थ स्टार जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं, जो अपनी ही जगह पे स्टेबल रहता है। अब आपको एक बात बता दूं, हम लोग अब कहीं पे भी जाते हैं तो हम डायरेक्शन कैसे चेक करते हैं, हम अपने फोन में कंपास यूज करते हैं, हम चुंबक, या उसके बाद में जब समय थोड़ा और अपडेट हुआ तो हमने चुंबक को यूज करना शुरू किया कि हमें डायरेक्शंस का पता लगाना है। अब चूंकि नेचर ने इतना अच्छा सोर्स दे रखा हुआ है, तो पहले के जो लोग थे वो इसी सोर्स को यूज करते थे। तो यहाँ पर आपको एक स्टार दिखाई दे रहा है ना, तो इसे ये पोल स्टार कह सकते हैं। पोल स्टार, ये हिंदी में आप इसे ध्रुव तारा कहते हैं। सुबह सुबह जब आप उठ के देखिए, रात में देखिए, तो आसमान में एक तारा आपको, आप डेली चेक कर सकते हैं, ये एक तारा एक ही जगह पर मिलेगा और वो तारा सबसे ज्यादा शाइन कर रहा होगा हर एक स्टार्स में, मतलब सारे स्टार्स में सबसे ज्यादा जो शाइन कर रहा होगा एक ही जगह पर मिलेगा, तो वो स्टार जो है वो पोल स्टार या नॉर्थ स्टार है। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोलर स्टार। मतलब ये क्लियर है कि ये जो नॉर्थ में ही रहता है तो हम इसे नॉर्थ कहते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है, तो हम लोग इससे पता लगा लेते थे कि नॉर्थ जो है वो ये है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने सारी जो जितनी डायरेक्शन है उसके सामने साउथ गया, फिर इधर ईस्ट गया, उधर वेस्ट गया, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो दिशा है, ये डायरेक्शन है, वो फाइंड की। It always remains in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of the सप्तऋषि। देखो यहाँ पर साथ में जो सप्तऋषि है, इसके साथ में ही ये दिखाई दे रहा है।
कितनी सुंदर तस्वीर है ना। जी हाँ, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको पता है ये गैलेक्सी है। अब गैलेक्सी क्या होती है, चलो इसे समझते हैं। देखो हमारी गैलेक्सी में, अब आपको एक चीज, सॉरी, गैलेक्सी वर्ड को थोड़ा सा स्किप करते हैं हम और देखते हैं कि जब हम पढ़ रहे थे तो हमने यहाँ पर बहुत सारे स्टार्स देखे, बहुत सारे प्लेनेट्स देखे, बहुत सारी चीजों को देखा है, राइट। प्लेनेट अभी आगे चल के हम डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। तो इतनी सारी जब चीजें हैं तो इन सबका जो कलेक्शन है हम उसे ही गैलेक्सी कहते हैं। क्लियर, मतलब a galaxy is a collection of stars and planet that are held together by gravity। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे, एक दूसरे को बांध नहीं रखेंगे, मतलब उस गैलेक्सी में इन सब ने अपने आप को स्टेबल करके रखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। अदरवाइज ये नहीं होती तो क्या होता, सारी चीजें फटाफट फटाफट गिर जाती। करेक्ट। गैलेक्सी में जितनी भी बॉडीज है वो एक दूसरे के आसपास, मतलब जो सेंट्रल, जो भी सेंटर का जो भी बॉडी है या ऑब्जेक्ट है उसके आसपास राउंड मारती है। और ये कैसे राउंड मारती है ये भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। सपोज यहाँ पर देखो ये एक राउंड वाला शेप दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि ये सारी सब, मान लिया कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो ये सारे जो है उसका परिक्रमण कर रहे हैं, उसको राउंड कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो अर्थ है, तो अर्थ की भी एक अपनी गैलेक्सी है, तो उसे हम मिल्की वे कहते हैं। और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो उसका इस गैलेक्सी का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है। आर सोलर सिस्टम मेड up of the sun and the planet that encircle it is a tiny part of that galaxy। मतलब वो इतने सारे, मतलब जो इतनी बड़ी गैलेक्सी है, क्योंकि गैलेक्सी बहुत लार्ज है, बहुत बड़ी है, और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो उसका एक छोटा सा मतलब पार्ट है, मतलब एक छोटू सा। लेकिन हमें भी वो कितना बड़ा लगता है, जब हम सिंगल हमारी अर्थ को देखते हैं तो वो भी हमें बहुत ज्यादा बड़ी लगती है। लेकिन अब आप समझ जाएंगे कि भाई हम तो एक छोटा सा हिस्सा है इन सब का, क्योंकि देखो सोलर सिस्टम इतनी बड़ी गैलेक्सी का एक छोटा सा सिस्टम, मतलब पार्ट है। हमारी हमारी जो अर्थ है वो इतने बड़े सोलर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है। तो सोचो जब सोलर सिस्टम ही छोटा सा पार्ट है तो अर्थ कितना छोटा होगा। चलो इन सबको और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम क्या है, हमारे पास में जो सोलर सिस्टम है जिसकी हमने बात की है, तो उसमें क्या है कि एक सन है जो एक स्टार है, आपको पता है, और उस स्टार के आजू बाजू पूरे 8 प्लेनेट्स, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये राउंड कर रहे हैं। अभी हमने जस्ट बात की कि जो सेंट्रल ऑब्जेक्ट है उसके आजू बाजू सारे जो प्लेनेट्स है और स्टार्स है वो राउंड करते हैं, तो वही क्या उसका एक वे बन जाता है, मिल्की वे हो गया। तो हमने यहाँ पर सिस्टम अडॉप्ट किया है, वहां पर क्या हो रहा है कि एक सन है और पूरे की पूरे 8 प्लेनेट्स जो है वो राउंड लगा रहे हैं। क्लियर। ओके, देन आगे बढ़े तो एक एक चीजों को और डिटेल में पढ़ते हैं। द सन, 8 planets, satellites and some other satellites bodies known as asteroid and meteoroids from the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head। एक सोलर फैमिली है जिसको लीड कौन कर रहा है, सन कर रहा है। देखो कितना ज्यादा आग निकल रही है, कितना ज्यादा लाइट कर रहा है, मीन्स इसमें बहुत ज्यादा हीट है। ठीक है। और इसी की हीट से जितने भी जो प्लेनेट्स है वो शाइन कर रहे हैं, क्योंकि प्लेनेट्स के पास अपना कोई लाइट नहीं होता, अपना कोई शाइन नहीं होता है, तो ये हमेशा किससे लाइट अप होते हैं, वो सन से लाइट अप होते हैं। ठीक है। चलो आगे चल के और थोड़ा डाउट आपका क्लियर होगा। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट के बारे में पढ़े, तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास में क्या है, सन, राइट। सबसे पहला जो मेंबर है हम उसके बारे में पढ़ते हैं, वो है हमारा पहला मेंबर सन। तो शुरू, क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, तो अभी तक के हमने क्या पढ़ा कि सन जो है वो एक स्टार है और वो यहाँ इस फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर है, राइट। देखो ये एक स्टार है, इसके पास अपनी हीट है, अपना लाइट है, और इसका लाइट इतना ज्यादा है कि ये पृथ्वी पे दिन ला देता है। क्लियर। क्योंकि पृथ्वी जो है, जो अर्थ है, एक सेकेंड थोड़ा ब्रेक ले लूं वरना ये साउंड से हमें कुछ समझ में नहीं आने वाला। देखो हमारा सन जो है वो एक स्टार है, और स्टार जो हमें पता है कि इसके पास अपना खुद का एक हीट और लाइट सोर्सेज है। तो सन जो है वन ऑफ द ओनली वन, सॉरी, सिर्फ एक अकेला है जिसके पास अपनी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस की हुई हीट है और बहुत ज्यादा लाइट है, और यही एकमात्र सोर्स है जो इसके आजू बाजू जितने 8 प्लेनेट, तो इन्हें ये क्या करता है, लाइट प्रोवाइड करता है।
हमारे पास में जो है, आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि हमारी जो अर्थ है वहां पे दिन रात ही इसलिए होता है क्योंकि सूरज का एक बार लाइट जो है वो हम पे पड़ता है तो हमारे पास दिन हो जाता है, और जैसे ही सूरज का लाइट जो है, ये सन का लाइट है, जाता है तो हमारे पास में अंधेरा हो जाता है, मतलब वो नाइट हो जाती है। क्लियर। तो इस ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से मिलकर के बना हुआ है। आपको पता है हीलियम प्लस हीलियम, सॉरी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन करके हीलियम, और फिर ऐसी ही चेन बनते जाती है और इसके पास में गैसेस प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, जिसके रिजल्ट में क्या बनता है, उससे वो एनर्जी क्रिएट होती है। क्लियर। अब इसके पास में एक पुलिंग पावर है, ठीक है। और पुलिंग पावर कैसा है कि ये क्या करता है कि जितनी भी प्लेनेट्स है इसके आजू बाजू, तो उस सोलर सिस्टम में इसको बाइंड करके रखता है, उसको बांधे रखता हुआ है, ठीक है। ये जितने भी सोलर सिस्टम जो जितने अदर प्लेनेट्स है इनको प्रोवाइड करता है। अब एक बात आती है कि भाई जब इतनी ज्यादा हीट है, इतना लाइट है, तो इसका इफेक्ट दूसरों पे क्यों नहीं आता? हमारे पास में इसका लाइट तो आता है, लेकिन हमारे पास में इसकी इतनी ऊष्मा क्यों नहीं आती, हम वो जल क्यों नहीं पाते? मतलब बहुत ज्यादा हीट है ना, तो बहुत ज्यादा हीट में तो जलने लगता है। जब आप मई जून सॉरी मार्च अप्रैल मई में देखते होंगे कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तब लोगों को कितनी ज्यादा दिक्कत होती है, कई लोग उसमें बेहोश हो जाते हैं, चक्कर खा लेते हैं, गर्मी होती है, वो धूप से जलने लगते हैं लोग, हमारे कपड़े जल जाते हैं छत पे। तो क्यों ऐसा नहीं होता? तो भाई इसका एक ही रीजन है कि जो सन है वो हमें लगता बहुत पास में है, हमें डेली उगते हुए दिखाई देता है, डूबते हुए दिखाई देता है, सनराइज देखते हैं हम, सनसेट देखते हैं, बट एक्चुअल में ये हमसे बहुत ज्यादा दूर है, हद ज्यादा दूर। हम लोग इससे 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, मतलब बहुत ज्यादा दूर है। तो इतने दूर होने के बाद में भी ये हमारे यहाँ पर दिन रात, सोचो अगर हम इसके नियरेस्ट भी चले गए तो ये तो हमें जला के रख देंगे, है ना। तो इसलिए दूरी भली है भाई। तो हम इनसे बहुत ज्यादा दूर है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, या फ्रॉम अर्थ जो है, इसीलिए हमारे पास में इनकी इतनी ज्यादा हीट नहीं पहुंच पाती है, और जितनी हीट पहुंचती है वही हमारे लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो सोचो कि बहुत ज्यादा अमाउंट आ जाएगा तो कितनी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। और ये हमारे मतलब, बट ओके ओके, क्लियर। हमारे पास में ये सारे बाकी के प्लेनेट्स होते हैं, मतलब सन तो हो गया, सन एक स्टार है आपको पता है, तो वो जो सोलर फैमिली है, तो वहां स्टार को निकाल दिया। लेकिन उसके बाद में जो मेन पॉइंट आता है हमारे पास, आता है प्लेनेट्स के ऊपर। तो प्लेनेट की डेफिनेशन बता दूं कि प्लेनेट्स वो होते हैं जिसके पास अपनी खुद की हीट, अपनी एनर्जी, अपना लाइट नहीं होता है, वो स्टार से ही शाइन होते हैं, स्टार से ही लाइट अप होते हैं। क्लियर। तो अब आपको यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन पता चला कि धरती पे दिन और रात क्यों सिर्फ सूरज की वजह से होता है। हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, वो खुद अपना लाइट प्रोड्यूस नहीं करती है। अगर वो करती तो शायद हम यहाँ पे रहने लायक नहीं होते, क्योंकि वो खुद हीट होती ना। क्योंकि अभी हम सिर्फ सूरज से हीट हो रहे हैं तो हमको इतनी दिक्कत होती है, ठीक है। इसी के बेसिस पे हमारे यहाँ पर सर्दी, गर्मी, बारिश, ये सारे जो सीजन होते हैं वो इन्हीं सारी चीजों के वजह से होते हैं कि जैसे जैसे सूरज के आजू बाजू परिक्रमा करती है, राउंड करती है अर्थ, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास सारी चीजें चेंज होते जाती है। Okay, some bodies don't have their own heat or light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. हमारे पास मतलब जो planets है वो यही है definition, stars की definition, कि उनके पास they have their own light or heat, but जो planets है they don't have their own heat or light. अब हम पढ़ते हैं एक एक करके बहुत सारे प्लेनेट्स को। हमारे पास 8 प्लेनेट है, लेकिन कुछ टाइम पहले तक के हमारे पास में 9 प्लेनेट्स थे, फिर उसके बाद में उन प्लेनेट्स को हटा दिया गया। अब देखो सीक्वेंस वाइज जाएंगे, आपको सीक्वेंस याद रखना है हमेशा से प्लेनेट्स का, क्योंकि यही हमारा सीक्वेंस हम एग्जाम में पूछते हैं और डिस्टेंस भी क्लियर करते हैं। तो हालांकि मैंने एक डिस्टेंस का टेबल तो आपको नहीं बना के दिया यहाँ पर, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये टेबल आप खुद से क्रिएट करें। जब ये देखो, ये सोलर सिस्टम में आप सन तो देख लिया, सन के बाद में आपके पास पूरे 8 जो है प्लेनेट जो है वो दिखाई देंगे। जैसे कि मरकरी हो गया सबसे पहले तो सूरज के सबसे निकटतम या सबसे क्लोज में जो है मरकरी मिलेगा, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, फिर उसके बाद में यूरेनस एंड देन नेपच्यून, ठीक है। ये एक सीक्वेंस जाएगा। तो आपको इसको कैसे याद रखना है, तो आपके लिए भी एक ट्रिक है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। देखो माई से
मरकरी, वेरी से वीनस, इफिशिएंट से अर्थ, मदर से मार्स, जस्ट से जुपिटर, सर्व से सैटर्न एंड अस से यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, नर्थ से नेपच्यून हो जाएगा। अब ये तो आपको पता चल गया कि एक सीक्वेंस वाइज है, तो आपको यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से देखने से क्लियर हो रही होंगी कि जितने भी हमारे पास में प्लेनेट्स है उनकी एक देखो मरकरी है वो बहुत ज्यादा क्लोज है, फिर उसके बाद में थोड़ा सा इसमें जाता है दूरी में कौन, वीनस, फिर अर्थ जाता है। तो हमारा जो सूरज से जो कनेक्शन है वो 150 किलोमीटर अवे है, बहुत दूर है, लेकिन फिर भी हम सूरज के जो पास का जो है ना, पास के जो रिलेटिव्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, तो हम उसमें शामिल हैं, हम उसमें आते हैं। देन मार्स आता है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और फिर नेपच्यून आते हैं। तो मरकरी जो है वो सबसे पास में है। ठीक है, तो मरकरी, ये देखो सारे प्लेनेट जो है वो सब किसको राउंड करते हैं, किसके राउंड लगाते हैं, सन के। ठीक है, सारे की सारे जो है, क्योंकि इसके पास में एक बॉइंडिंग पावर है, तो ये सारे जो है इसके आजू बाजू घूमते हैं। अब इन्हें घूमने के लिए, क्योंकि भाई इतना बड़ा स्टार है, हमें दिखता तो छोटा है लेकिन एक्चुअल में ये चीजें बहुत ज्यादा बड़ी है, तो इतना बड़ा स्टार है तो इन्हें इतना राउंड लगाने में कुछ समय तो लगेगा ही, 5-10 मिनट तो लगना नहीं है, इतना बड़ा है। तो सबसे कम जो है वो किसे लगता है, मरकरी को। ये 88 डेज में अपना एक राउंड जो है वो पूरा करता है। ठीक है, 88 डेज में अपना राउंड कंप्लीट करता है। फिर उसके बाद में हम वेनस के ऊपर जाएंगे, तो ये कंप्लीट करता है 255 डेज में अपना राउंड क्लियर। फिर आती है बारी अर्थ की, जो हमारी पृथ्वी की है, तो हमारी अर्थ जो है वो कंप्लीट करती है 365 डेज में। और ये 365 डेज क्या होते हैं, हमारा एक ईयर। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया कि पूरा एक ईयर कब कंप्लीट होता है, जब हमारी अर्थ जो है वो सन का पूरा एक राउंड लगा करके आ जाती है, तो वो हमारा एक पूरा साल कंप्लीट होता है। तो 365 डेज में पूरा जो है अर्थ जो है वो सन का एक राउंड लगाती है। देन आती है मार्स की बारी, तो मार्स क्या करता है, 6, क्योंकि अब दूरी बढ़ते जा रही है, डिस्टेंस जो है सबका बढ़ते जा रहा है, तो जो मार्स है वो 687 डेज में अपना राउंड कंप्लीट करता है। ठीक है, देन आता है जुपिटर। जुपिटर जो है वो अब कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो भाई सबसे ज्यादा टाइम लगेगा इसे, सबसे ज्यादा नहीं मतलब आगे चल के तो और ज्यादा बढ़ते बढ़ते ही जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो क्या जो अर्थ है वो तो कम लगाएगा, 365 डेज में ही कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़े नियरेस्ट में है। 88 मरकरी तो 88 डे में ही कंप्लीट कर रहा है, मतलब अगर मान लो कि मरकरी के ऊपर धरती की तरह ही, पृथ्वी की तरह ही वहां पे भी लिविंग्स होते, तो 88 डेज का ही उनके यहाँ एक ईयर होता। अब बात आती है हमारे, एक सेकेंड, हम कहाँ तक पहुंचे, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया। अब हम जुपिटर की बात करते हैं, तो जुपिटर जो है ये कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, तो भाई इसको बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसे लगेगा 11 ईयर्स। ये क्या हो रहा है, 11 ईयर्स। एक सेकेंड, हाँ जी, तो जुपिटर की बात करने जाए, एक सेकंड फिर से मैं इसका कलर चेंज कर दूं, क्योंकि ब्लैक पे रेड बाद में दिखाई नहीं देगा। ओके, जुपिटर को ज्यादा टाइम लगता है, 11 ईयर। ओके, 11 ईयर, 11 मंथ। अब क्या दिक्कत हो रही है, को लग रहा है 11 ईयर्स। सोचो, अगर हमारी धरती भी, हमारा जो अर्थ है वो भी इतने ही डिस्टेंस में होता, तो क्या हम न्यू ईयर 11 ईयर में सेलिब्रेट कर रहे होते, है ना। ऐसा ही होता कि हमें पूरे 11 साल, मतलब ऑलमोस्ट 12 साल, क्योंकि एक मंथ तो कम है, तो इतने टाइम में हम अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होते। देन उसके बाद में आता है सैटर्न, तो अब ये कितने टाइम में अपना एक राउंड कंप्लीट करने वाला है, तो भाई इसे लगने वाले हैं 29 ईयर्स। ठीक है, 5 मंथ। और ये सारे टाइमिंग आपको याद होने चाहिए, क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन उसके बाद में आता है आपके पास में कौन सा, यूरेनस। तो ये आपका कितने दिन में टाइम कंप्लीट करेगा, ये इसे लगेगा 4 ईयर्स सबसे ज्यादा। ठीक है, इससे ज्यादा और एक को लगने वाले हैं, नेपच्यून को लगने वाले हैं 164 ईयर्स। भाई बहुत समय लगने वाला है इन सबको। तो आपको इतना याद रखना है कि हमारी जो धरती है वो 365 डेज में अपना राउंड कंप्लीट कर लेती है। कभी कभी उसे एक दिन एक्स्ट्रा लगता है, जो कि उसके मतलब अपने एक्सिस पे घूमने के लिए होता है, तो वो लीप ईयर कहलाता है, जो 4 साल में एक बार आता है। और आपको ये इजीएस्ट वे समझ
याद करा, मतलब ऑलमोस्ट हो जाएगा, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सेचर। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें याद रखनी है और ये भी याद रखना है कि कौन कितने दिन में अपना राउंड कंप्लीट कर रहा है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़े थोड़े जो इंपॉर्टेंट वाले जो ग्रह है ना उसके बारे में, जो प्लेनेट्स है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि है ये इम्पोर्टेंट। हाँ, सेकंड चीज, ये एक मतलब हमें पता है कि जितने भी जो प्लेनेट्स हैं वो राउंड लगाते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो कितने दिन में राउंड लगाते हैं, अपना राउंड कंप्लीट करते हैं। लेकिन ये सारे जो प्लेनेट है देखो इस तरीके से सन के आजू बाजू राउंड करते हैं। तो देखो ये राउंड, अब आपको पता है कि ये राउंड कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि ये 88 डेज में जो है वो राउंड कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला आता है, तो नेक्स्ट वाला कितने दिन में करने वाला है, 245, ठीक है। उसके बाद में देखो ये अर्थ आया, तो अर्थ कितने दिन में करेगा, 365। फिर ये आया, ये आया, तो ये मतलब इस तरीके से सब अपने अपने इसमें राउंड लगा रहे हैं। अब राउंड लगा रहा है तो एक रास्ता तो होगा जिसके ऊपर ये राउंड लगा रहे हैं, एक प्रॉपर पाथ होगा। तो इसी पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट्स, राइट। मतलब ये अपने ऑर्बिट्स के ऊपर सन के आजू बाजू जो है वो अपने राउंड्स को कंप्लीट करते हैं। ऑल द 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. These paths are elongated. They are called orbits. क्लियर। अब हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वाला पढ़ेंगे, कुछ चीजें। देखो यहाँ पे कुछ जो पाथ है, मतलब कुछ जो ऑर्बिट्स है वो उनके इंटरनल मतलब एकदम क्लोजेस्ट है, जैसे कि 4 जो है वो बहुत ज्यादा पास में आते हैं, कुछ जो है वो बहुत ज्यादा दूर के है। लेकिन हाँ कुछ फैक्ट है जो और देख ले पहले, उसके पहले जो वीनस है उसे अर्थ का ट्विन बताया गया है। मतलब ट्विन्स होता है ना, दो बच्चे एक जैसे होते हैं, तो वीनस को ऑलमोस्ट ट्विन्स का अर्थ बताया है जस्ट बिकॉज क्योंकि उसका साइज और उसका शेप जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है अर्थ के। तो इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी को शुक्र की जुड़वा बहन। क्लियर। मरकरी इज द नियरेस्ट ऑफ द सन। हमने देखा कि मरकरी सबसे पास में है सन के, और वो 88 डेज में अपना राउंड जो है वो कंप्लीट कर लेती है। टिल रिसेंटली प्लूटो वॉज, अच्छा मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी कि प्लूटो जो हमारे पास में जो है वो 9 प्लेनेट्स थे। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ, 2006 में जो प्लूटो था उसको जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन था उनके एक डिसीजन से प्लूटो को वहां से हटा दिया गया, उसे क्लियर कर दिया गया कि ये अब और मतलब एक और प्लेनेट नहीं है। अब हमारे पास में सिर्फ बचे हैं 8 प्लेनेट्स। अब बारी आती है हमारी प्यारी अर्थ के बारे में, क्योंकि अब हमें अर्थ के बारे में पढ़ना है। तो एक चीज नोटिस करो, जब हमने यहाँ पर चीज पढ़ी थी तो सारे जो प्लेनेट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के थे, बट हमारी जो अर्थ है वो ब्लू कलर की है। ऐसा क्यों, चलो रीजन ढूंढते हैं। क्योंकि अब हम पढ़ने वाले अर्थ को। अर्थ जो है वो सन से बहुत ज्यादा नियरेस्ट है। उसके पहले सिर्फ 2 जो क्या कहना चाहिए प्लेनेट्स आते हैं, एक ठीक है कौन सा, मरकरी और वीनस आता है, देन आता है थर्ड नंबर पे अर्थ। तो अर्थ जो है मतलब थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है, ठीक है। अर्थ जो है वो सन से थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है, तो जिसका फायदा हमें बहुत ज्यादा भी होता है। इन साइज इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लेनेट। मतलब साइज के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो अर्थ है वो सारे प्लेनेट से 5th नंबर पे आती है, लेकिन सीक्वेंस वाइज बात करें तो वो 3rd नंबर पे आती है। अब आपके सामने एक पिक्चर शो की गई है और इसे देख करके आपको मतलब क्लियर है कि कहीं कहीं पे ब्लू है, कहीं कहीं पे ग्रीन शेड आ रहा है। ये यूं कहे आपने जैसे ही इस पिक्चर को देखा तो आपके दिमाग में आया कि मैम ये तो ग्लोब है। यस, ये ग्लोब है, क्योंकि ग्लोब को ही हमने पृथ्वी के शेप में बनाया है, या यूं कहे कि हमने उसे अर्थ के शेप में बनाया हुआ है। आई बात समझ में कि हमारा जो ग्लोब है वो किस लिए बना है, हमारे अर्थ के ऊपर बना हुआ है। हमारी अर्थ के ऊपर जो है मतलब उसका 1/3 पार्ट जो है वो पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए हमने इसे ब्लू प्लेनेट भी कहा है, क्योंकि ये ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है। उसके बाद में आप नोटिस किया होगा इतने सारे ग्रह है, इतने सारे प्लेनेट्स है, लेकिन हमारे पास में सिर्फ हमारे ही प्लेनेट के ऊपर इंसान है। इंसान की जो प्रजाति है या यूं कहे कि लिविंग जो है मतलब यहीं पे जीवन पाया गया है। तो ऐसा क्यों, तो इसके कुछ रीजंस है। हमारे यहाँ पर ही मतलब जो जीवन पाया गया है या लाइफ पाई गई है क्योंकि हमारे पास में कुछ सपोर्टेड कंडीशंस मिली है हमें, जो हमें सपोर्ट करती है। जैसे कि हमारी जो अर्थ है वो बहुत ज्यादा ना गर्म है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडी है। क्लियर। क्योंकि देखो इतने सारे ग्रहों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो उनके वो खुद अपनी कोई मतलब हीट तो प्रोड्यूस करते नहीं है, वो
सब सन से ही मतलब लाइट होते हैं। तो उसके बाद में इन सभी ग्रहों के ऊपर जीवन क्यों नहीं पाया गया, सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही क्यों पाया जाता है? तो उसका सबसे पहला रीजन तो यही है कि भैया जो हमारी जो धरती है, हमारी जो पृथ्वी है, वो बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं है और ठंडी भी नहीं है। मतलब एक इंसान के जीने के लिए एक प्रॉपर जो एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, टेम्परेचर, वो यहाँ पर सुटेबल है। यहाँ पे पानी है, द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसेंशियल, ठीक है। तो ये यहाँ पर पानी है और हमारी जो पूरी पृथ्वी है वो उसका जो 1/3 जो है वो पूरा की पूरा पानी से घिरा हुआ है। देखो जितने ये बचे वाले ग्रीन टाइप के है, ये लाइन्स है जहाँ पे जैसे कि अभी आपको ये अफ्रीका दिखाई दे रहा होगा, ये एशिया, देखो यहाँ पे हमारा इंडिया भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई, ओके। तो हमारे यहीं पर पानी पाया जाता है, बाकी किसी ग्रह पे नहीं है, तो है इम्पोर्टेंट। हमारे यहाँ पर एयर्स पाई जाती है, जैसे कि जो हमें सबसे ज्यादा सपोर्टिव गैसेस चाहिए वो हमें मिलती है, जो ऑक्सीजन है, ठीक है। बाकी जगह जो वहाँ पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है, ठीक है। एटमॉस्फेयर हम गैलेक्सी के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ेंगे, ये अर्थ में ही होगा, जो हमारे आसपास है, जो जहाँ से हमें गैसेस मिलती है, ठीक है। हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन भी हमें हमारे प्लेनेट पे अवेलेबल है, दैट्स वाई हमारे यहाँ पर जीवन पाया गया है। The earth is neither too hot nor too cold. It has water and air which are very essential for our survival. The air has life supporting gases like oxygen. Clear? The earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water and it is therefore called a blue planet. Clear? आया समझ में कि हमने धरती को क्यों blue planet कहा है। बात आती है सैटेलाइट्स की। भाई सैटेलाइट एक्चुअल में होते क्या है? आपने सोलर सिस्टम में एक चीज देखी कि सूर्य के मतलब जो सूरज है, राइट, सन है, उसके आजू बाजू ऑर्बिट में बाकी प्लेनेट जो है वो चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसे ही सेलेस्टियल बॉडी है जो कि जितने भी प्लेनेट्स है उसका राउंड मारते हैं। मतलब यहाँ पे जो प्लेनेट्स हैं इन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं तो सूरज का राउंड कर रहा हूँ लेकिन मुझे भी अपने राउंड करने वाले कोई चाहिए। तो सैटेलाइट जो है वो क्या करते हैं, वो वही काम करते हैं जो प्लेनेट सन के रिगार्डिंग काम करते हैं, ठीक है। तो सन के आसपास कौन राउंड मारता है? प्लेनेट्स मारते हैं, और प्लेनेट्स के चारों ओर राउंड कौन मारता है? वो मारते हैं सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स अब आपके पास में दो टाइप के होंगे, एक जो होता है नेचुरल सैटेलाइट और दूसरा होता है ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स। क्लियर? तो जो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं वो कौन है? अभी तक के सिर्फ एक ही है, मतलब सॉरी बहुत सारे, लेकिन हमारे पास में जो हमारी अर्थ है उसका हम देखें तो अर्थ का एक है चंद्रमा, राइट, जो चंदा मामा है ना वो। देखो सैटेलाइट से तो क्लियर हो गया कि सैटेलाइट्स क्या होते हैं। सैटेलाइट वो होते हैं जो कि प्लेनेट के आजू बाजू, ये प्लेनेट के सराउंडिंग राउंड लगाते हैं, ठीक है, मूव ऑन, ओके, ठीक है। देन सैटेलाइट जो है वो दो टाइप के दिखाए गए हैं, क्योंकि एक जो होता है मीन मेड होते हैं और एक नेचुरल होता है। तो नेचुरल जो नेचुरली हमारे गैलेक्सी में पाए गए हुए हैं, हमारे जो सौर मंडल है या सोलर सिस्टम में वहां पर है, लेकिन जो मीन मेड है वो सैटेलाइट्स होते हैं जो पिक्चर में देख रहे हो, जो हम किसी भी प्लेनेट के आजू बाजू डालते हैं। क्लियर? हम जो सैटेलाइट छोड़ते हैं तो उससे क्या होता है कि वो उस प्लेनेट के आजू बाजू जा करके वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके लेकर के आते हैं। ये साइंटिस्ट बाय डिजाइन बाय साइंटिस्ट होते हैं और ये वहां पर जाकर के आजू बाजू उस प्लेनेट के उस ऑर्बिट में जाकर के उसको राउंड करते हैं और वहां से बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है वो लेकर के आते हैं। और इन्हीं की हेल्प से आज हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिली है, क्योंकि हमने वो सैटेलाइट से वहां से बहुत सारे पिक्चर्स लेकर के आए हुए हैं जिससे हम समझ पाए हैं, वरना आज भी हम उन तारों के शहर में ही होते जो मूवीज में दिखा रहे होते। ठीक है। Human made satellite is an artificial body. It is designed by scientists to gather information about the universe or for communication. It is carried by a rocket and placed in the orbit around the earth. Some of the Indian satellite in space are INSAT, IRS. ये वाला important है कि इंडियन सैटेलाइट्स कौन कौन सी है, बिकॉज ये आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे नॉलेज के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो अर्थ का जो सैटेलाइट है वो देखते हैं, चंदा मामा। जी हाँ, द मून। ठीक है, हमने मून को अभी तक के किस बारे में देखा है? चंदा मामा, दूर के, इस टाइप से, मतलब हमने एक रिश्ता कायम करके रखा हुआ है। हमारे मतलब हिंदू रिचुअल्स में हमने बहुत ज्यादा पूजा पाठ भी की हुई है। तो चलो आज चंदा मामा को एक्चुअल में क्या होते हैं वो पढ़ लेते हैं। चंदा मामा एक सैटेलाइट है हमारे अर्थ के, ठीक है, और वो भी कौन सा?
नेचुरल। Our Earth has only one satellite and that is moon। तो हमने क्या किया, एक रिश्ता बना लिया कि धरती के पास में एक ही, मतलब जो पृथ्वी है उसके पास एक ही सैटेलाइट है और वो है मून। तो हमने मून को अपना मामा बना लिया। Its diameter is only 1/4 that of the Earth। It appears so big it is nearer to our planet than other satellites body। अब हमें ये पास में क्यों दिखता है, क्योंकि हमारे पास से पास भी है, मतलब ये बहुत बड़ा दिखता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दूसरे प्लेनेट से ज्यादा क्लियर है। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। भाई ये भी बहुत दूर है, लेकिन फिर भी हमें पास लगता है ना, ठीक है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। मतलब सन और अर्थ कितने दूर है, सन से जो अर्थ है वो मून से कितने ज्यादा दूर है, वो 150 मिलियन, ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे है। अब धरती पे भी पता है, धरती के तरह ही जो चंद्रमा है यहाँ पर भी बहुत ज्यादा रॉक्स है, ठीक है, ये सब पाया जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जीवन नहीं है, यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते हैं, बिकॉज लेक ऑफ एयर, लेक वाटर भी नहीं है यहाँ पे, तो इन वजह से यहाँ पर आप नहीं कर सकते। एक बात है कि सैटेलाइट जो होते हैं वो प्लेनेट के आजू बाजू राउंड करते हैं, तो हमारा जो चंद्रमा है वो भी अर्थ का राउंड लगाता है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। मतलब 27 डेज में ही ये अपना राउंड जो है वो कंप्लीट कर देता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एज अ रिजल्ट side of the moon is visible to us on the earth। सेम जिस तरीके से धरती पे दिन और रात होते हैं वही वाली प्रोसेस आप ले सकते हैं, लेकिन एक बात है, जब चंद्रमा, आपको याद है कि 15 डेज हम लोगों को चांद दिखाई देता है और 15 डेज जो है वो चांद नहीं दिखाई देता है। इसका रीजन ये है क्योंकि जब वो मतलब राउंड कर रहा होता है तो हमें कुछ टाइम तक के वो दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ टाइम तक के फिर वो हमें दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि देखो, जब जिस दिन हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, ठीक है, मतलब वो हमारे विजिबल हो जाता है अर्थ पे, तो उस दिन हम यूज करते हैं वर्ड, ठीक है, हमारी मम्मी दादी नानी का ये बहुत फेवरेट है, पूर्णिमा है आज, अमावस्या है, तो ये वो। और एक्चुअल पूर्णिमा और अमावस्या क्या होती है, जिस दिन पृथ्वी पे पूरा चंद्रमा का राउंड हमें दिखने लग जाता है, मतलब पूरा चंद्रमा दिखता है, तो वो पूर्णिमा होती है। लेकिन जिस दिन वो हट जाता है वहां से एक नया चंद्रमा शुरू होता है, आपको पता है, मतलब वो पूरी तरीके से छिप जाता है। फिर क्या होता है, हमें सिर्फ चंद्रमा का इतना सा पार्ट दिखाई देता है, फिर उसके इतना दिखता है, फिर इतना दिखाई देता है, फिर इतना, और ऐसे पूरा हो जाता है। तो जब हम छोटा सा पार्ट जो शुरू होता है ना चंद्रमा वाला न्यू, तो वहां से शुरू होती है अमावस्या। क्लियर? मतलब टोटली पूरा चंद्रमा छप जाता है, आसमान क्लियर है तो हमें थोड़ा सा दिखाई देगा, अदरवाइज वो भी नहीं दिखाई देता, तो वहां पे होती है अमावस्या। और जिस दिन पूरा दिखाई दे जाए तो उस दिन होता है चंद्रमा, सॉरी पूर्णिमा, ठीक है। तो यही खेल होता है ईद के ऊपर और यही होता है करवा चौथ के ऊपर। आई बात समझ में? देखो, the moon does not have condition favorable for life। it has mountain, plains and depression of the surface। ठीक है। एस्टेरॉइड्स, अब ये क्या भला है भाई, आपने चीजें पढ़ी है कि प्लेनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे पास में सैटेलाइट्स है, हमने स्टार्स पढ़ लिए हैं, लेकिन इसके अलावा भी आसपास, मतलब हमने ये बड़े बड़े तौर पे पढ़ लिया है कि इतनी सारी बड़ी बड़ी चीजें होती है जो मूव ऑन, मतलब जो भी सन है, प्लेनेट्स है, उसके राउंड लगा रहे हैं, राइट। लेकिन कुछ ऐसे भी टुकड़े होते हैं, ऐसी भी बॉडीज होती है बहुत सारी, जो कि सन के जो आजू बाजू है राउंड लगाती है, जो हमें नहीं दिखाई देती। हमने गैलेक्सीज में भी देखा है, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कुछ थोड़ी बहुत भी नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें हैं जो राउंड लगाती है, तो हमने उसी को एस्टेरॉइड्स कह दिया है। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। दे आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। और ये सबसे ज्यादा जो है कहाँ पर पाई गई, मार्स और जुपिटर का जो ऑर्बिट है उन दोनों के बीच में। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर part of planet which exploded many years back। अब साइंटिस्ट क्या अनुमान लगा रहे हैं, वो अपना क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं कि जितने भी जो प्लेनेट्स होते हैं तो ये उन्हीं से मतलब बहुत साल पहले टूटा हुआ, मतलब इतना प्लेनेट है तो इससे एक अंश टूट करके बाहर आ गया है, या उसी के बीच में का कोई जो अंश है वो बाहर निकल गया, और ड्यू टू मतलब ग्रेविटी तो काम कर ही रही है वहां पे, एक बॉन्डिंग जो फोर्स है वो तो काम कर ही रहा है, तो उसकी वजह से ये भी उसका राउंड लगा रहे हैं, ये भी अपने मतलब ऑर्बिट के ऊपर घूम रहे हैं, ठीक है। तो एस्टेरॉइड यही होते हैं। इसी टाइप की एक और टर्म आती है, उसे कहते हैं मेटेरॉइड्स। अब ये क्या होते हैं, तो ये भी छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े हैं जो कि सन का राउंड लगा रहे होते हैं। देखो इस तरीके से
आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये भी एक सन का राइट लगा रहे हैं. Sometimes these meteorite come near and the earth tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. It causes a flash of light, sometime a meter without being completely burned, falls on the earth and create a halo. आपको एक चीज याद है, न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा न्यूज वगैरह में आती है ना कि धरती की ओर ये उल्का पिंड बढ़ रहा है, ये क्षुद्र ग्रह बढ़ रहे हैं, इस टाइप की न्यूज़ेस पढ़ते हैं. तो एक्चुअली में ये वही होते हैं. कई बार ऐसा होता है कि जब आप एयर में जाते हैं तो वहां पर इन चीजों को देखते, मतलब एयर में सॉरी हम नहीं जाते, जो हमारा गैलेक्सी है वहां पर ये चीजें होती है कि ये पृथ्वी के नियरेस्ट आते हैं और ये आपस में टकरा करके अर्थ के ऊपर गिरते हैं और वहां पर एक छेद भी हो जाता है. सो गाइज, अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होंगी कि हम जो तारों का शहर की बात कर रहे थे वो इतना तो इजी नहीं है. यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें देखनी है, बहुत सारी चीजें समझनी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सूरज, चांद, तारे के अलावा बहुत सारी चीजें मौजूद है जिन्हें हमें बहुत ही अच्छे से डिटेलली पढ़ना है. अभी हमारा एक शॉर्ट इंट्रो हुआ है, बहुत इजीली हमने चीजों को सिर्फ जाना है. सिर्फ हमने जाना है कि हमारे पास में एक गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है सोलर सिस्टम, और वहां पे हमारे चंदा मामा है, सूरज है, टिमटिमाते हुए तारे हैं, जिसे कहीं ना कहीं हमारी दादी नानी की स्टोरीज में हमने सुना है कि जो लोग छोड़ के जा चुके हैं वो तारे बन गए हैं. लेकिन अब आपको पता है कि तारे क्या है. क्लियर? तो आई होप आपको ये सारी इंफॉर्मेशन समझ में आई होंगी, आज का लेक्चर भी समझ में आया होगा. अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. और हाँ, अब अपने दोस्तों को भी इन्हीं तारों की नगरी में ज़रूर घुमा के लाइएगा.